स्टेट का पूरा कारोबार इस चीज पे चल रहा हो, नफरतों पे, कि उन्होंने, अब देखें मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, चल आप रहे हैं आईएमएफ के टुकड़ों पे पल रहे हैं आप, लेकिन खान साहब ने कैपिटलाइज किस पे किया है? एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के ऊपर। उन्होंने अपना जो वो निकाल के साइफर निकाला, लहराया, 55 जलसे किए, क्योंकि एंटी अमेरिका सेगमेंट है उसके अंदर, तो उसको उन्होंने बेचा वहां पे। तो अंदर हकीकत हमारा देश, ये हमारे सारे स्टेट स्पॉन्सर चीजें हैं जो कि मैं दुख के साथ कहता हूँ गलत बातें हैं। इनको अब स्टेट को चाहिए कि इस वक्त जिस हालात में पहुंच चुके हैं, प्यार का प्रचार करें, पड़ोसी मुल्कों के साथ, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ रिलेशन अपने ठीक करें अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है। लेकिन उसमें जो अलमिया है आप 25 करोड़ लोगों का, वो ये है कि आपके चलाने वाले सारे ब्रिटिश हैं, सारे अमेरिकन हैं। जो भी आप कैबिनेट निकाल के देख लें, उसमें से आधे से ज्यादा जो होती है वो यूरोपियन डुअल सिटीजन होते हैं। और यही आपके हालात हैं कि यहां तक कि आपके सरकारी अफसरान डुअल सिटीजन है। बल्कि आप यहाँ पे, मैंने जो कल परसों खबर निकली है कि अपने रिटायर मुलाजमीन जो बड़े ओहदों वाले हैं, जज जर्नल होते हैं, जब वो जाके अपने आकाओं के पास सेटल हो जाते हैं अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर, आप उनकी रिटायरमेंट भी डॉलरों में कन्वर्ट करके उनको भेजते हैं। कितनी सर्विस आपने प्रोवाइड की। मुल्क एक एक डॉलर के लिए तरस रहा है, लेकिन आपके जज जर्नल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस तरीके से आपको एंजॉय करती है, आपका खून पसीना। मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी टोरंटो जाता हूं, मुझे वहां पाकिस्तानियों के खून की स्मेल आती है, पसीने की स्मेल आती है, क्योंकि वहां आपके जो अफसरान हैं वो 3-4 बिलियन डॉलर कैश देके प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं। और आपको पता है, सबको पता है, जो यहां से भगवाने वाले हैं सबको पता है। मलक रियाज साहब दुबई में जा चुके हैं, आपका क्या ख्याल है? आपके एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चले गए? वो कैसे हो सकता है? वो जो आपके चीफ जज हैं, जो भट्टी साहब हैं इस वक्त पंजाब के, उनके बच्चे का नाम ईसीएल से निकाला, क्या ख्याल आपकी मर्जी के बगैर निकला? सर एहसानुल्लाह एहसान भाग गया। सर एहसानुल्लाह एहसान जो पेशावर है, जो स्कूल था, उसने खुद माना कि हाँ उसने अटैक किया, बच्चों की जानें ली, सर उसको निकाल दिया। तो ये लोग तो फिर उससे कम मुजरिम है, वो ज्यादा बड़ा मुजरिम है। एहसानुल्लाह एहसान, उस तक को एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पहुंचा दिया। लेकिन सर एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे। और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू, ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। यही अलमिया है, बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं। तो फिर बस आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है, मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना। लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है, तो हलाल है फिर। ये एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेंगे, मैंने शायद आपको बताया था, मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आए, आधी बोतल अंदर से। उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया हूं। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जनरल मैसेज, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती, उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड PTI का वर्कर हो। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है, एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया, नहीं भाईजान इसको किसी टैंकर में डालें, हम सब पीना चाहते हैं। तो सर वो तो मिक्स करके दे रहे हैं, मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी, छोटी बच्ची है, उसको मिक्स करके दे रहे हैं, उसको दिया। लेकिन नहीं, पीछे से एक और जो वकील साहब जो लॉ ग्रेजुएट, उन्होंने कहा नहीं ये पाकिस्तान के दरियाओं में डालो। तो आप इससे आप किस तरह बचेंगे? आप जब आपको हर 10 साल बाद, जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप? को बचने की शक्ल आपकी है। फिर उसके बाद अगली देख लें, हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा GHQ के अंदर सेमिनार कर दिया। सर ये ज़ियाउल हक बनने तो नहीं जा रहे, वो भी है, उनका भी सुना है कि मौलवियों के साथ बड़े जलसे किया करते थे, मैंने ये सुना है। वो जलसों की बात छोड़ दें,
उन्होंने तो अपने आप के दफ्तरों के अंदर जो था, एक तो उन्होंने कहा था पहना करें, वास्केट पहना करें, शलवार कमीज पहना करें, और उन्होंने कहा था हाजिरी लगाया करें नमाज के ऊपर, नमाज के ऊपर हाजिरी लगाया करें। नमाज पढ़ाते थे लोगों को जूते मार मार के। तो ये पता नहीं फिर ये क्या, जिस तरह मैंने जिस तरह बताया, आरजू जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अरसा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है। फिलॉसफी को समझो पहले। खुदा आपके दिलों के हालों को जानता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं और आपके दिमाग में कुछ और होता है, मंत्र पढ़ रहे होते हैं, खुदा को क्या पता है आप क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, कलाशनकोव की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मस्जिद जगह क्या, किस जगह का नाम है ये। कहने को तो आप बार बार कहते हैं अल्लाह का घर है, हम अल्लाह की बात कर रहे हैं। टारगेट किलिंग तक हो रही है, टारगेट किलिंग तक हो रही है मस्जिद के अंदर, मस्जिदों के अंदर बम फट रहे हैं आपके। कलाशनकोव, आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 सिपाही खड़े होते हैं कलाशनकोव में लेकर कि यहां को मारना जाया कि मस्जिद। इतने ईमान कमजोर हैं आप लोगों के। ये मजहब है आपका। और आप कहते क्या है कि कहते एक दिन आएगा, ये मैंने सुना आपके पाकिस्तान से, एक दिन आएगा सारी दुनिया मुसलमान बन जाएगी। और पहले खुद तो मुसलमान बन लो भाई, खुद तो पहले इस्लाम को पढ़ो। करेंगे क्या इतने मुसलमान जमा करके? दुनिया की खूबसूरती तो यही है कि उसमें हर रिलीजन हो। आरजू, पहले आप मुझे ये बताएं, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है कौन सा मुल्क है जो जलीलो ख्वार नहीं हो रहा? पहले तो ये तो मुझे बताएं। 57 मुल्क इकट्ठे हुए रियाज में, सऊदी अरेबिया में, 2 रेजोल्यूशन पास नहीं कर सके। जो पहले मुसलमान है उनको तो मुसलमान करो पहले, फिर बाद में दूसरी दुनिया को मुसलमान करना। यही तो धोखा है, यही तो धोखा हो रहा है ना सारा हमारे साथ, कि जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं है, वो कहते हैं सारी दुनिया को मुसलमान करना है। ये पता नहीं क्या क्या इनको बीमारी पड़ गई। दर हकीकत इसमें जो मुझे जो समझ आती है, कारोबार बना लिया है। मजहब को जब भी कारोबार बनाएंगे तबाही होगी। आज से तकरीबन 300-400 साल पहले चर्च भी इस तरह ही करता था। चर्च भी जन्नत के टिकट बेचता था। चर्च भी ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, किंग से ज्यादा स्ट्रांग होता था वो। लेकिन फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से चर्च को निकाला, गवर्नमेंट से, अपनी जिंदगियों से निकाला। आज मुझे किसी ने, कल बैठा हुआ था, किसी ने कहा जी असली बाइबल जो है वो तो 1611 में लिखी गई थी। और वाकई ये बात सही है। जब वो रिसर्च करते हैं, वो तो 300 साल बाद बाइबल लिखी, लेकिन उन्होंने रिसर्च करके फिगर आउट कर लिया, उन्होंने मजहब को साइड पे रख दिया है, वो अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। और देखे ना, मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ सारे काम वो कर रहे हैं जो आपका कुरान बताता है, जो आपका मजहब बताता है। हर काम वो ये कर रहे हैं। आप हर वो काम कर रहे हैं जो आपका मजहब आपको मना करता है। तो आप बताएं, ये जो अमेरिका वाले मुसलमान है, क्या आप मुसलमान है? तो ये तो एक धोखा है, एक फ्रॉड है। सर बस अच्छा इंसान होना चाहिए और वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर फैसल वावड़ा साहब ने कहा कि कोई खवातीन आएंगी, सर वो कुछ बताएंगी? वैसे फैसल वावड़ा साहब भी अजीब ही कैरेक्टर है। नहीं, कैरेक्टर नहीं, वो बड़े, मैं उनका बड़ा मदाह हूँ। एस्टेब्लिशमेंट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। सुना है एस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको प्लांट किया था पीटीआई के अंदर भी। आरजू, आज उन्होंने बताया है कि 5 औरतें 5 कहानियां। बचपन में हम 3 पढ़ते थे, 3 औरतें 3 कहानियां। उन्होंने बता दिया 5 औरतें 5 कहानियां। किस तरीके से 5 औरतों ने पाकिस्तान चलाया है। पे से 5, पे से पाकिस्तान। अब वो सुनने वाले शर्मिंदा हो ना हो, जो कुछ भी हो, फैसल वाडा साहब ने जिस तरीके से वो सारे डार्ट्स मिलाए, वो जो एक्ट्रेस नूर हैं, जिस तरीके से वो ओन चौधरी की बीवी थी, किस तरीके से फिर उन्होंने इनकी बहन जो है मैडम पीरनी की दुबई में जो है उनको मिलाया साथ, किस तरीके से फिर हमारी गोगियां मिली, फिर सारा, मैं आई वाज सरप्राइज इसमें मैं। और फिर उन्होंने बताया है कि जो असल जिन था, इस सारी जिन्नात जो आजकल क्योंकि काम नहीं कर रहे, वो जिन तो छुट्टी पे तो नहीं जाते ना जिन। अगर जिस तरह पीरनी ने बताया कि वो कहती होंगी कि मेरा जिन जो है वेकेशन पे इंग्लैंड गया आजकल, इस तरह तो नहीं होता ना। वो जिन सुना उनका जनरल फैज था, जो उनको बताता था कि ये आज इस तरह होने वाला, जो उनका पीर बना हुआ था। लेकिन आरजू, दुख वाली बात यह है, मुझे तो कोई नहीं है इसमें 2 चीजें नजर आती हैं। कौम को तबाह किया है, द मोस्ट करप्ट, ये मेरी अल्फाज नहीं है, वॉल स्ट्रीट ने कहा था द मोस्ट करप्ट कैबिनेट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा मुझे अफसोस ये हुआ है कि एटॉमिक पावर को इस तरह चलाया है। दुनिया क्या सोच रही हो है आज, क्या सोच रही होगी आपकी?
आप गैरिजन स्टेट है, आप गैरिजन स्टेट, आप मेरा डिफेंस स्टेट है ना, आपका टोटल डिफेंस है, लोगों को डरा डरा के खौफ के जरिए बताना हम नहीं होंगे तो टीटीपी आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो रा आ जाएगी, हम नहीं होंगे तो हिंदू आ जाएंगे, हम नहीं होंगे तो सिख आ जाएंगे, हमने कश्मीर भी लेना है, हमने ये भी करना है, अगला तबाह है आगे। लेकिन लोगों को ड्रामा तो बताना होता है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। एक गैरिजन स्टेट को फिर इस तरह चलवाते हैं अगर आप इतने ताकतवर हैं कि आप कट्टों पे, मुर्गों पे, आप बकरियों पे, तावीजों पे, काले जादू पे, फिर लोग क्या देखेंगे? कुछ आपको कुछ सोच थी उस वक्त? ये मेरा क्वेश्चन जनरल फैज साहब से, जनरल बाजवा साहब से, कि हजूर आपने अगर उस्मान बुजदार और पीरनियों से आपने दुनिया की अटामिक पावर चलवानी थी, ये लम्हा फिक्री है, सोचें जरा कि आज दुनिया क्या सोच रही होगी आपको। सर उससे लेकिन तो आपको हम क्या है? भारत को डराते हैं। नहीं, भारत ने क्या डरना है? भारत इनके डर से अब अगले लेवल पे जा चुका है। भारत नहीं सर, वो डरते नहीं, लेकिन हम उन्हीं को धमकियां देते रहते हैं ना, एटम बम दिखा दिखा के। जबकि भारत आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड कप का, और उसकी भी बड़ी डिटेल्स आई है कि कितना पैसा उससे भी बना है उनके यहाँ कई चीजों में, जो वर्ल्ड कप क्रिकेट से। और हमारे यहाँ तो कभी ऐसा इवेंट हो नहीं सकता, जाहिर है सिक्योरिटी के मामलात हैं और कई चीजें हैं, तो यहाँ तो कोई नहीं आएगा खेलने। आप इवेंट की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं बैन करनी चाहिए स्पोर्ट्स। पाकिस्तान में जहां जाते हैं मैच बेच देते हैं, जो क्रिकेट का मैच खेलते हैं, जितने जाके इंडिया में खेले सारे मैच बेचे इन्होंने, और बाद में आर्ग्यू का करते हैं हमें 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिली। वो एक क्रिकेटर ने तो यहां तक कह दिया, कहता मैं तो शॉट इसलिए नहीं मार सका, मुझे प्रोटीन नहीं देते थे। कुछ शर्म करो यार, तुम स्पोर्ट्समैन हो क्या हो? तुम भिखारी हो? इनको बैन करना चाहिए, इनको बाहर भेजने के लिए। इनको कहना जाना है तो अपने जेब खर्च पे जाया करो। कौम पहले बैंकरप्ट है, इस पे क्यों जाना चाहते हो तुम? लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मूव फॉरवर्ड आरजू तभी होगा जो अकाउंटेबिलिटी करेगा। पता नहीं पाकिस्तान में पाकिस्तानी अभी पैदा लगता नहीं हुआ कोई। हाफिज साहब पे उम्मीदें मेरे जैसे बंदे रख के बैठे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बनेगा। जो इसमें मैं जो खास एक और बात मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं की थी, तो खान साहब का साइफर का केस लगाया तो खान साहब ने साथ ही कह दिया कि मैं डेविड लूक के ऊपर केस करूंगा। खान साहब खुदा का नाम ले, पहले 24 करोड़ लोगों को आपने ज़हनी मरीज बना दिया है, आपने 55 जलसे कर दिए, फिर उसके बाद आपने ये किया कि मार्च 2023 में प्राया कंसल्टेंट एलएलसी, जिसको पीटीआई न्यूयॉर्क ने हायर किया, $25,000 महीने का दे के आप लॉबी फर्में हायर करते हैं। आपके लोग जो आपके साबका वजीर थे वो अमेरिकन एम्बेसडर को घर में जा जाके मिलते हैं, उनको मिन्नतें तरले कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि हम अब डेविड लू पे केस करेंगे। कैसे? अब ये क्या होगा? आपके दिमाग तो ठीक है। अब उसमें बात यह है कि डेविड लू पे केस, अमेरिका ने हजूर इराक तोड़ दिया है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जाली ड्रामा करके कोई अदालत खुली उस पर? लीबिया खत्म कर दिया है, 3 टुकड़े इस वक्त लीबिया के हो चुके हैं। कितनी अदालतें खुली उसके रिजल्ट में? अब ये कहते हैं डेविड लू पे केस करना है, करें, ये भी मजा ले ले। हाँ, लूटे पीटीआई को जो लोग सपोर्ट करते हैं, बाहर बैठ के डॉलर उनपे एक और वारदात डालें कि जी डेविड लू को केस करने के लिए वकीलों की फीस चाहिए, तो डॉलर कमाएं आप, कारोबार है आपका। आप मैकियावेली के फॉलोअर हैं, आप पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, करें गेम, आप अपनी अगली गेम चलाएं। लेकिन ये कि अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, डेविड लू इतना ना अमेरिकन गवर्नमेंट। अच्छा हाँ, दूसरी एक बात, खान साहब को एक और भी आदत पड़ चुकी है, बंदयाल साहब ने आदत खराब की है अदालतों की। खान साहब, आपको इंसाफ मिल सकता है अगर अमेरिका में किसी अदालत में बंदयाल साहब बैठे हो, फिर शौक से केस करें आप, वरना नहीं। इस तरह नहीं होता जिस तरह आपने ड्रामे शुरू कर दिए। लेकिन सर ये सब लोग जो हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, ये अचानक से जो है यूएस एम्बेसडर से मिलना शुरू हो गए हैं, ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिल रहे हैं इसी के, और उन्होंने इनको पॉलिटिकल एक्टर लिखा है। इस्लामाबाद के में जो यूएस एम्बेसी का पेज है ट्विटर पे, मैंने वो रीट्वीट किया, मुझे समझ नहीं आई। ज्यादती करें डेविड लू साहब, डेविड जो हमारे वो क्या नाम है उनका, अमेरिकन एम्बेसडर साहब ज्यादती कर रहे हैं मेरे ख्याल में। देखें, 2-4 चीजें उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा। हजूर, आप जाके इलेक्शन प्रमोट करते फिर रहे हैं, तो अमेरिका में इलेक्शन कौन कराएगा? आधा अमेरिका तो इस वक्त सोचता है हमसे इलेक्शन चोरी किया गया, 2020 का इलेक्शन आपने मेल इन वोटों पे ठप्पे लगा के आपने फ्रॉड किया, आधा अमेरिका तो ये समझता है। तो आप किस मुंह से जाते हो, मिलते हो भाई वहां जाके, यहाँ स्पीडी इलेक्शन कराओ? क्यों भाई? आपकी जिम्मेदारी है। आप वॉइस राय बन के जाते हो वहां पे जाके लोगों से मिलते हो, डराते हो उनको। कुछ हया करो। अपना टोनी बिल्कन को देख लो, सारी दुनिया में 2-2 चक्कर लगाए, उसने किसी ने बात सुनी है? बल्कि वेस्ट बैंक के अंदर गया, वो
जो वेस्ट बैंक वालों ने, पीएलए वालों ने बात नहीं सुनी आपकी। आपकी ये इज्जत है जब से आप काबुल से दुम दबा के रात के अंधेरे में भागे हो। हाँ, पाकिस्तानी कौम को डराना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप कुछ थोड़ा डराते हो, $7 देते हो, फौरन तलवे चाटने शुरू कर देते हैं। बल्कि वो आप बुकें देखें ना, परवेज मुशर्रफ के बारे में जो कहा जाता था, वो कहते थे हमने तो 2-4 चीजें भी नेगोशिएट करनी थी, हमारी पहली कॉल पे वो लेट गया था, जितने हमने मुतालबात किए थे सारे फौरन उसने मान लिए थे। तो ये हिस्ट्री है हमारी। वो डेविड ब्लूम भी मजे ले रहा है, वहां फिर रहा है, उससे और तो कुछ चीज डरती नहीं। हो सकता है अपना स्टाफ भी उसकी बात ना सुनता हो, तो अच्छा है, वो जाके इनको डराता है। ये चाय पेश करते हैं, पेस्ट्रियां रखते हैं आगे, जो साथ खुशामदीद करते हैं, लेकिन हालात सब मिल रहे हैं सर, सब यही कर रहे हैं, हर एक की मुलाकात हो रही है। अरे नहीं आरजू, मेरी बात तो सुने। किंग चार्ल्स है, जिसको बर्तानिया में कोई नहीं पूछता, उसकी सालगिरह लाहौर में मनाई गई है, और भाग भाग के गई दुनिया आपकी, लड़ते गए एक दूसरे के साथ। जिनको नहीं आए उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं, कहते हैं जी देखें कि हम कुछ ये। तो मेरा मकसद है कि आप ज़हनी तौर पे आप गुलाम हैं, आप आजाद हुए ही नहीं है, होंगे भी नहीं, क्योंकि तालीम से बहुत दूर है, अकल से खाली हैं आप, और सिर्फ आपके पास एक ही चूरन है, जिहाद जिहाद जिहाद। हालांकि ना डीएनए में जिहाद है, ना माजी में जिहाद है, ना मुस्तकबिल में होगा। सर निकल आना चाहिए, कब तक ये ड्रामा करेंगे। लेकिन सर अगर हम थोड़ी बात करें डॉक्टर जयशंकर की, तो उन्होंने भी कनाडा से कहा है कि वो सबूत दें जो कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है भारत के ऊपर, वो निज्जर का, तो उसके लिए भी उन्होंने सबूत मांगा है। और साथ साथ जो मालदीव में आप बता रहे थे ना कि उसमें इंडियन आर्मी के बारे में भी बात की गई है। नहीं, उसमें देखें, वो कनाडा का तो मैंने बताया था, तो बैकफुट पे हैं वो, तो वैसे इन्होंने यहाँ खबर एक आई थी कि जब यहाँ से टोनी बिल्किन साहब इंडिया गए थे, हालांकि वो मैं उसको कंफर्म नहीं कर पाया। यहाँ पे खबर किसी ने लगाई थी कि जब टोनी बिल्किन भारत गए तो उन्होंने वहां पे डॉक्टर जयशंकर से कहा है कि कनाडा के साथ आप बात करें या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लेकिन मैं बाद में उसको सर्टिफाई नहीं कर सका। लेकिन वो उस पे कनाडा बैकफुट पे है, क्योंकि जो वहां पे जस्टिन ट्रूडो है, उसकी पॉपुलैरिटी वैसे ही नीचे जा रही है, सख्त ग्राफ नीचे है उनका। उन्होंने पोल कराया था, 57% पॉपुलैरिटी को लूज कर चुके हैं। इसका हल तभी निकलेगा, नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, नए वादों के साथ आएगा, नए रिलेशनशिप के साथ। अगली जो उनकी टीम है वो बिल्कुल बेकार है, वो फारिग हो चुकी है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, उस रीजन के अंदर 2 खबरें हमने उस पर अभी तक बात नहीं की। एक तो मालदीव की आपने बात की, वहां पे एंटी भारत जो है वो, वहां पे जो बंदा है वो जीता है, हालांकि वो जाना चाह रहा है इस वक्त, वो अगला ट्रिप करेगा। 2 चीजें, वो मालदीव का ट्रेडिशन है, कस्टम है, जब भी वहां पे प्राइम मिनिस्टर नया जीतता है वो अपना पहला ट्रिप भारत का लगाता है। लेकिन क्योंकि वहां पे चाइना भी एक्टिव है, जाहिर है वहां भी करप्शन तो होगी। वो वहां पे भी, वो जिस तरह पाकिस्तान में सी पैक बन रहा है, वहां भी वो सी पैक बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ बना रहे होंगे, सड़कें ब्रिज कागजों में बन रही होंगी, तो पैसे तो फेंक रहे होंगे। तो वहां पे जो चाइना का जो सपोर्टिंग बंदा था, वो जीत चुका है इलेक्शन, और उसने सबसे पहले आते ही कहा है कि भारत की फौजें निकल जाएंगे। भारत के ज्यादातर फौजी नहीं है वहां पे, इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन खबरों में आ चुका है कि वो कह रहे हैं वहां पे जो फौजी है, मैंने इसके बारे में डिटेल पढ़ा था वॉल स्ट्रीट में, कि उनका सिर्फ डिफेंस एडवाइजिंग, वहां पे उनको वो टीचर हैं, उनको जो उनको डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत कम है, 100-150 लोग हैं सारे भारतीय, और ज्यादातर ट्रेनिंग उनको देने के लिए आर्मी की। लेकिन उन्होंने एक अलामती ऐलान कर दिया है कि भारत को वहां से निकलना चाहिए। दूसरा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, चाइना भी बहुत एक्टिव इस वक्त हो चुका है। भूटान के जो सदर है, उनका पहला ट्रिप जो था वो चाइना लगा रहे थे, जिसपे भारत को बड़ा सख्त कंसर्न था, क्योंकि वो अपने बॉर्डर के इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करना चाहते थे। भारत को खदशा था कि शायद ये जाकर कहीं कोई ऐसा फैसला ना करें जो भारत के लिए अच्छा ना हो। लेकिन भूटान के जो सदर है वो चाइना भी गए, और फिर वो भारत में भी आए, और उनसे सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी मेंशन करूंगा कि नेपाल के अंदर भी चाइना बहुत एक्टिव है। हालांकि नेपाल जो है लैंड लॉक कंट्री है, उसकी मजबूरी है भारत के साथ रिलेशनशिप रखना, क्योंकि फ्यूल सारा जो आता है भारत की तरफ से आता है। लेकिन वहां भी सियासत में वो बहुत पैसा लगाते हैं। चाइना के पास सिर्फ एक ही फन है, एक ही हुनर है उनके पास। चाइना के कल्चर में करप्शन है, और वो करप्ट सियासी लीडरों को अपने हाथ में करके उनको पैसे देते हैं, और फिर उनके मुल्क के गुर्दे लिखवा लेते। इस तरह श्रीलंका के गुर्दे निकाल लिए थे। तो उसमें जी, मगर सर चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना हर जगह एक्टिव है, तो सर पाकिस्तान में क्यों एक्टिव नहीं है? यहाँ पर उन्होंने जो है वो जो ट्रेड रूट है वो बंद कर दिया 4 महीने के लिए। वो कह रहे हैं 4 मंथ्स तक यहाँ पे कोई काम नहीं होगा।
क्योंकि वो नाराज है पाकिस्तान से, ये बताया जा रहा है कि उनके बलूचिस्तान में जो मिनरल्स वगैरह हैं उसके लिए जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान इंटरेस्टेड है, उससे नाराज है, सिक्योरिटी को लेकर नाराज है कि जी हमारे बंदे मार देते हो। तो सर हम तो सभी के बंदे मारते हैं। जी, चाइना इस वक्त जो हमारे इस वक्त जो आरजू हमारे पाकिस्तानी है ना, उनको अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज वाले अच्छी प्राइस दे रहे हैं। तो वो हमारा तो भाव चलता है ना, जिस तरह जहां से अच्छा भाव लग जाए हमने वहां जाना होता है, जहां से आसानी से पैसे मिल जाए। इस वक्त जिस तरह आपकी मैडम ने फरमाया है, इकोनॉमिक मिनिस्टर ने, कि हमें मौका मिला तो हम दूसरा IMF का लोन भी लेंगे, तो मौका तो पहले ही, आपके बच्चे तो भूखे बैठे हैं लंदन में, प्रॉपर्टियां वहां पे बहुत अभी बिकने वाली हैं, आपके तो मौका तो है, आप लें उसको, लेंगे ये। तो जब यहाँ IMF वाले देना बंद करेंगे तो फिर ये CPEC खोल लेंगे, फिर वहां से डॉलर लेंगे। तो हमारा नाराजगी इतनी है पैसों की हद तक है। हमारी कोई नाराजगी कौन सी फंडामेंटल है, हमारी कौन सी किसी इशू के ऊपर नाराजगी, हमारी नाराजगी तो डॉलरों पे है। क्योंकि देखे ना डॉलर, मैंने आपको शायद बताया नहीं है, शब्बर जैदी साहब ने अगले दिन अपना मैंने उनका ब्लॉग सुना, उन्होंने कहा पाकिस्तानियों का $200 बिलियन पड़ा है फॉरेन एसेट्स के शक्ल में, और सबसे ज्यादा पैसा जो है दुबई में। इस वक्त भारत के जो लोग हैं वो नंबर 1 है दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में, और मेरे वतन अजीज को बेच के बेचने वालों का नंबर 2 है, और तीसरा नंबर आप सुन के हैरान हो जाएंगे, अफगानिस्तान का, दुबई में प्रॉपर्टी। तो उसमें आरजू ये आपके यहाँ जो एक टोटल 76 साल से मेरे जो रूलिंग एलीट है, डुअल सिटीजन, ये सीख चुके हैं गेम, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, IMF से लोन लेना, ये डॉलर पाकिस्तान नहीं आते, ये वही बैंकों से बैंक वही चले जाते हैं। आप पे क्या होता है, आपका फिर और महंगा किया जाता है, क्योंकि किस्तें आपने देनी होती है। आप 25 करोड़ लोग किस्तें देने के लिए रखे हैं उन्होंने, लोन बाहर से बाहर, और देखें उसमें फायदा किसका है, IMF का, क्योंकि लोन IMF का पैसा अमेरिका से बाहर निकलते ही नहीं, वो वही बैंकों में ट्रांसफर हो जाता है, वो IMF से निकला CD बैंक चला जाता है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक का पैसा वर्ल्ड बैंक से निकलता है, यहीं पे बैंक ऑफ अमेरिका में चला जाता है, तो वो तो फायदे में है। गुर्दे आपके दे देते हैं वो, आप देखे ना 42% गुर्दे तो आपके है ना, गुर्दे 42% महंगाई अगर देखी जाए, वो बिल्कुल इसी तरह है कि गुर्दे लिखवा लिए उन्होंने। वो 42% क्यों है, IMF की किस्तें आपने देनी, दें अब आप। मगर सर आपकी बात से मुझे फिर जो है वो आपके हमारे सभी के बड़े फेवरेट जावेद मियादाद की बात याद आ गई। उनका एक क्लिप और वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान अमीर है, और उसके बाद वो क्या डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्योंकि हमारी आबादी कम है उनकी आबादी ज्यादा है, और कुछ इस किस्म का करके। तो मैंने कहा यकीनन ये उनको दाऊद इब्राहिम जो जिनको इंडिया वाले ढूंढते रहते हैं सारे मोहल्ले में, उनके समधी है मियादाद साहब के, उन्हीं ने समझाया होगा, क्योंकि वो चीज भी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान हर हाल में जो है वो इंडिया से आगे। ये बात हमारे लोगों के दिमाग से नहीं निकलती। नहीं, मैं थोड़ा बहुत उनसे एग्री करूंगा, वो मुझसे वो पूछे, वो इस तरीके से कि आप गरीब मुल्क नहीं है, आप करप्ट मुल्क है। अब उसमें उस स्पोर्टिंग आर्गुमेंट में ये कहना चाहूंगा कि आबादी के लिहाज से दुबई में आप लूट के प्रॉपर्टियां लेने में दूसरे नंबर है भारत से, बहुत बड़ा नंबर है, आपकी बहुत अचीवमेंट है। दूसरा, मैंने खुद अपनी आंखों से ये रिसर्च करके पढ़ा था कि स्विस बैंकों में आपका पैसा करप्शन का ज्यादा पड़ा है भारतीय मिजाज लोगों से, तो फिर आप अमीर हुए। तीसरी बात बताना चाहूंगा मैं आप कि आपके सिर्फ 5,000 लोग हैं जिनके पास सारा पैसा, बाकी कौम तो मर रही है, भूखे मर रही है बाकी सारी। बिल्कुल। तो वो 5,000 लोगों को देखे तो सही ना, किस तरीके वो कितने अमीर हैं। भारत के अंदर तो सिर्फ 2-4 ही लोग हैं ना, अडानी अंबानी है, और यहाँ पे तो ईंट पकड़ो तो नीचे से अडानी अंबानी निकल आता है, इतनी करप्शन है। मुझे ये बताएं, बाजवा साहब के रिश्तेदार 12 करप्शन करके नहीं बने, पर वो अडानी अंबानी करप्शन करके नहीं बने, उन्होंने कुछ काम भी किया है, ये तो सिर्फ करप्शन है। वो तो फिर देखे ना, उनके जज जर्नल तो भारत में ही रहते हैं ना, रिटायर होने के बाद वो उनका कौन से लंदन चले जाते हैं। मैं तो वैसे बात ये कर रहा हूं कि आप इतने गरीब मुल्क नहीं है। आप जरा नोट करें, आंखें बंद करके देखें कि आप कब से, मैं अब एक और मिसाल देना चाहूंगा, सबसे बड़ी मिसाल, आप इसके बाद फैसला आप खुद कीजिएगा। आपका जो पहला डेलीगेशन अमेरिका आया था, पहला डेलीगेशन, अभी कायदे आजम जिंदा थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब जिंदा थे, उसने आते ही $2 बिलियन का लोन मांगा, 2 बिलियन। फिर उसके बाद अयूब खान साहब यहां दौरे पे आए, और वो बार बार कहते रहे, उन्होंने कहा था कि मैं बैरकों की, मैं बल्कि किसमें कोट करूंगा उनका, अब जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड कहे थे यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, उन्होंने कहा था, आई एम नॉट हियर टू सी बैरक्स, आवर आर्मी कैन सर्व यू, व्हाई डोंट यू टेक ओवर आवर आर्मी, व्हाई डोंट यू वर्क विद आवर आर्मी। आप आज के नहीं ये कर रहे, आप बड़ा डॉलर बनाया आपने, बहुत डॉलर, और वो डॉलर जो है वो सारा पाकिस्तान के अंदर वो $1 भी नहीं,
वो सारा डॉलर मुझे लंदन में नजर आता है, अमेरिका में, अब टोरंटो नजर आना शुरू हो गया, या दुबई में नजर आता है। बदकिस्मती आपकी है, आपको सब पता है। आप लोग सर्टिफाइड फ्रॉडी हो। सर्टिफाइड फ्रॉडी है, समझते ना, कि जिसके ऊपर सारी दुनिया ने स्टैंपें लगा दी हैं कि फ्रॉडी है यार, इनसे बचो, ये इनसे बचो। बिल्कुल, और हर लेवल पर है। रिसेंटली मुझे ये बताएं, 12,000 पासपोर्ट आपने बेचा अफगानियों को, सिर्फ सऊदी अरेबिया एक कंट्री का। जरा अंदाजा लगाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का अंदाजा लगाएं, अपनी मोरालिटी का अंदाजा लगाएं। और सिर्फ एक ऑफिस ने बेचा है, लाहौर के ऑफिस, 12,000 पासपोर्ट। सऊदियों ने मुंह पे मारा जाके, उन्होंने कहा पकड़ो ये क्या किया, अफगानियों को बेचे तुमने पासपोर्ट 12,000। और आजकल आपके पासपोर्ट के बनाने के पेपर खत्म हो चुके हैं। वो फ्रांस से पेपर लेते हो, पेपर ही नहीं, आजकल पासपोर्ट ही नहीं बन रहे। आपने पढ़ने जाना हो तो आप खत्म है, आपने इलाज कराने जाना खत्म है। फिर आप कहते हैं हम ये करेंगे, हम चांद पे तो हमें जाना चाहिए था। अरे हमारे फार्मूले इन्होंने चोरी कर लिए भारत में। वो खुदा आदा ना लो, फार्मूला आपने बनाया नहीं। आप तो पहले दिन से फराडी हो, 1948 से फराडी के बन के फिर वो कहते जा रहे हैं। सर नवाज शरीफ साहब अभी भी कहते जा रहे हैं कि उन्होंने सोचा था जो इकोनॉमी के फॉर्मूले वो अरिस्टोटल थे, आइंस्टाइन के छोटे भाई हैं नवाज शरीफ साहब, जिनको सारी ख्वाब में आया। उन्होंने मुझे ख्वाब में आया था, मैंने इस तरह करके, अभी भी वो कहते हैं एटम बम मैंने बनाया। यार खुद आता ना, हम लोग ना, तुम्हें फिजिक्स के स्पेलिंग नहीं आते, तुम्हें केमिस्ट्री के स्पेलिंग नहीं आते, तुमने किस तरह बना लिया भाई तुमने एटम बम। लेकिन ये कि बस मैं क्या करूंगा, हर एक ने बेवकूफ जो बनाना होता है। 25 करोड़ लोग हैं, वो सामने बैठे हैं जैसे बकरियां बैठी हैं, बिल्कुल कान बंद है, आंखें बंद है। कोई मुर्शद है, को आगे आ जाता है, बिरयानी की प्लेट पे तो वोट पे दे देते हो आप। सर क्या करे बेचारी पब्लिक, क्या कर सकती है। आपको पता है यहाँ पे आम पब्लिक का क्या हाल होता है अगर वो आवाज उठाए। जो लोग बात कर सकते हैं वो करते नहीं है, वो पैसा लेके किसी को मैं आज की डेट में किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, सिर्फ हाफिज साहब को ब्लेम करूंगा, सिर्फ हाफिज। इस वक्त कौम का मुस्तकबिल, कौम की किस्मत, पाकिस्तान, हर चीज उस बंदे के हाथ में। अगर वो डिलीवर नहीं कर पाता, किसी को ब्लेम नहीं करना। पहले मैं ब्लेम करता था जियाउल हक को, पहले मैं ब्लेम करता था परवेज मुशर्रफ को, फिर मैं ब्लेम करता था सदर अयूब को। सदर अयूब तो खैर एक सर्टिफाइड करप्ट था, हर बंदे को पता था। आज उनका लड़का गौहर अयूब मर गया। जब स्टोरियां गौहर अयूब की देखें कि उन्होंने किस तरीके से इस मुल्क को लूटा है, फिर आज उसी का अयूब खान का पोता जो है वो इस वक्त वो जमहूरियत का लंबरदार बन के फिर रहा है। इसी तरीके से जियाउल हक का बच्चा जो है वो भी आज जमहूरियत का लंबरदार है, एजाजुल हक है। फिर आज के दिन में जिस तरीके से पीटीआई पे क्रैकडाउन है, ये क्रैकडाउन करप्शन पे क्यों नहीं हो रहा है? मैं किसी लेकिन सर आपको हाफिज साहब से उम्मीद है सर, वो तो जियाउल हक की तरह मुल्लाओं से मिलते फिर रहे हैं। मिले, लेकिन हाँ मैं कहता हूँ मिले, दिन में 5-5 दफा मिले, मैं नहीं मना करता, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी भी तो करे ना। मुल्लाओं से मिलकर या तो उन्होंने कहा कि बाहर निकल के कि कल से 50,000 लोगों का ईसीएल में नाम है, कल से मैं देखूंगा कौन सी अदालत फैसला सही नहीं करती, कल से मैं देखूंगा किस तरह करप्शन चलती है। और डॉलर को तो कंट्रोल कर लिया, लोग करप्शन को कंट्रोल क्यों नहीं करते यार? डॉलर का टारगेट देख लीजिएगा, इलेक्शन तक इन्होंने 260 पे लेकर आने, डॉलर आ जाएगा, क्योंकि हर मनी एक्सचेंज के ऊपर इन्होंने आईएसआई और आईबी का बंदा बिठा दिया। लेकिन वो आर्टिफिशियल तरीके से ना सर, दोबारा ठीक है। आज भाई दफ्तरों में क्यों नहीं आईबी के लोग बिठाते और आईएसआई के लोग बिठाते? आप जहाजों के ऊपर, एयरपोर्टों के ऊपर क्यों नहीं बिठाते? मलक रियाज को क्यों नहीं रोका गया जाने से बाहर? मेरा क्वेश्चन है ये। वो चीफ जस्टिस के दामाद को क्यों निकाल दिया अभी तुमने ईसीएल के नाम से? जवाब 25 करोड़ लोगों को जवाब दो, ये हाथ दोगे? चलो देखें, मेरे जैसे लोग तो तरस रहे हैं बैठे हुए मुल्क से दूर, कि कोई कभी ढंग की खबर आए जिसपे हमें भी फखर हो कि नहीं यार आप भाई। एक बंदे ने दिए थे लारे, वो कहता था नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान खान तो फलाना तो। हम लोग भंगड़े डाल के मर गए, बन गया नया पाकिस्तान बन गया। उसने जब आगे रखा वो उस्मान बुजदार, और जब उसने छोड़ी गोगियां और सारा कुछ, तो आज वो कहता है मैं मजहबी रहनुमा हूं। अभी 6 महीने जेल रह के आ गया तो उसका नाम के आगे हाफिज लिखा होगा, हाफिज इमरान खान। वो अंदर नेटफ्लिक्स देख रहा, कहते हैं कुरान पाक हिफ्ज कर रहा है। उसके बजाय सर कोई ढंग की किताबें, ये भी कहा जा रहा है कि किताबें जा रही हैं, जो पढ़ लेते हैं वापस ले आते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। मैकियावेली की किताबें पढ़ रहे होंगे, और क्या करना होगा? उन्हीं के जो फॉलोअर है वो मैकियावेली, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा, उसको पावर चाहिए, चाहे